हेलो फ्रेंड्स, दिस इज दीपक। जावा ट्यूटोरियल प्लेलिस्ट सीरीज में लास्ट चैप्टर हम कर रहे थे ऊप्स कॉन्सेप्ट, जिसमें मैंने आप लोगों को क्लासेस, मेथड्स एंड ऑब्जेक्ट्स कंप्लीट कर दिया था। और आज के इस पार्ट में हम स्टार्ट करने वाले हैं कंस्ट्रक्टर्स। ध्यान रखना, कंस्ट्रक्टर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो मैं आप लोगों को प्रैक्टिकली बहुत ही डीपली एक्सप्लेन करने वाला हूं। ओके, तो देखो, तो कंस्ट्रक्टर के अंदर हम लोग ये चार टॉपिक्स करने वाले हैं। दैट इज व्हाट इज कंस्ट्रक्टर, रूल्स फॉर कंस्ट्रक्टर, यूज ऑफ कंस्ट्रक्टर एंड टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं व्हाट इज कंस्ट्रक्टर पर, जो आप यहां पर डेफिनेशन देख रहे हो। दैट इज कंस्ट्रक्टर इज अ स्पेशल मेथड यूज्ड टू इनिशियलाइज ऑब्जेक्ट्स। दैट मींस के कंस्ट्रक्टर भी एक तरह का मेथड ही होता है जो ऑब्जेक्ट्स को इनिशियलाइज करने के लिए काम आता है। तो मैं एक काम करता हूं, मैं एक सिंपल मेथड क्रिएट कर देता हूं, क्योंकि लास्ट पार्ट में हमने मेथड पढ़ा था। तो मैं यहां पर एक क्लास क्रिएट कर देता हूं, क्लास टेस्ट, और इसके अंदर मैं यहां पर सिंपल एक मेथड क्रिएट कर देता हूं। दैट इज पब्लिक वॉइड m1 के नेम से, ब्रेसेस स्टार्ट एंड ब्रेसेस क्लोज, और यहां पर क्लास की बॉडी भी फिनिश हो जाएगी। तो ये हमारे पास आ गया क्लास, और ये हमारे पास आ गया दैट इज मेथड। सो कंस्ट्रक्टर इज अ स्पेशल मेथड, मतलब मेथड है, कंस्ट्रक्टर भी एक तरह का मेथड है, बट वो स्पेशल मेथड है। अब वो स्पेशल मेथड कैसे है, क्योंकि वो कुछ रूल्स यहां पर फॉलो करता है, जिसमें फर्स्ट रूल क्या है, that is same name as that of class name। that means के हमारे पास मेथड का नेम जो है वो क्लास के नेम के सेम रहेगा। that means के हमारे पास नेम क्या आ जाएगा, that is test। then second पॉइंट क्या है, does not have any return type। that means के यहाँ पर void भी हमारे पास नहीं आ सकता, या जो भी return type है वो हमारे पास नहीं आता। then third point, can have any access modifier। that means के public हमारे पास आ सकता है, क्योंकि access modifiers चार टाइप के होते हैं, public, private, protected and default, but cannot have non access modifiers। that means के हम लोग abstract, static, इस टाइप के जो non access modifiers होते हैं वो यहां पर यूज नहीं कर सकते, जबकि हम लोग मेथड के साथ उनको यूज कर सकते थे। एंड देन लास्ट पॉइंट हमारे पास क्या है, that is called automatically when an object is created। जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, कंस्ट्रक्टर हमारे पास ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या है, दिस इज कंस्ट्रक्टर। मैं इसको प्रॉपरली यहां पर लिख देता हूं। दैट इज ये हमारे पास आ नहीं सकता, मेथड नेम हमारे पास क्या आ जाएगा, दैट इज टेस्ट। तो ये हमारे पास हो गया है दैट इज कंस्ट्रक्टर, जो ऑटोमेटिकली कॉल होगा जैसे ही हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। तो मैं यहां पर एक मेन मेथड क्रिएट कर देता हूं, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट्स, एंड देन मेन मेथड की बॉडी स्टार्ट एंड बॉडी क्लोज। सो जैसे ही मैं यहां पर ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूं, ये देखो, जैसे ही मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूं वो ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा। तो टेस्ट क्लास का हम ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं, सिंपल है, दैट इज टेस्ट ओबीजे इक्वल्स टू न्यू टेस्ट। तो ये मैंने क्या काम कर दिया है, ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया। तो यहां पर अगर आप लोग ध्यान से देखोगे, ये जो है ये एक्चुअल में कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा। तो ध्यान रखना है आप लोगों को, ये वाला जो पार्ट है दैट इज टेस्ट, ये यहां पर ये इसको दैट इज कंस्ट्रक्टर को कॉल करने लग जाएगा। हमें अलग से कोई यहां पर कॉलिंग वाला पार्ट प्रोवाइड करने की नीड नहीं है। जैसे हम लोग मेथड को कॉल करते थे, दैट इज ऑब्जेक्ट डॉट फिर मेथड का नेम प्रोवाइड करते थे। तो इस टाइप से हमें यहां पर कुछ भी प्रोवाइड करने की नीड नहीं है। तो यहां पर लास्ट पॉइंट क्या था, दैट इज कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल्ड व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड। जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा। तो कंस्ट्रक्टर जो है वो ये चार रूल्स फॉलो करता है। अच्छा, आप लोग यहां पर एक तरीके से और कंस्ट्रक्टर को कॉल कर सकते हो, मुझे यहां पर रेफरेंस बनाने की नीड ही नहीं है। अगर यहां पर आप लोगों को इस वाले रेफरेंस की नीड है तो आप लोग यूज करो, अदरवाइज मैं डायरेक्टली यहां पर लिख सकता हूं दैट इज न्यू टेस्ट, तो भी ये डायरेक्टली कंस्ट्रक्टर को कॉल कर लेगा। दैट मींस के हमारे पास कंस्ट्रक्टर को कॉल करने के लिए टू वेज आ चुके हैं। या तो आप पूरा ऑब्जेक्ट ही क्रिएट करो, आप लोग रेफरेंस वेरिएबल भी क्रिएट करो, या फिर आप डायरेक्टली न्यू टेस्ट क्रिएट कर सकते हो। तो ये भी हमारे पास कंस्ट्रक्टर को ही कॉल करने लग जाएगा। और यहां पर आप लोग कंस्ट्रक्टर के लिए कुछ भी बॉडी पार्ट क्रिएट कर सकते हो। बट क्या क्रिएट करना है वो मैं अभी
थोड़ी देर में आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा। सो आई होप समझ में आ गया होगा। कंस्ट्रक्टर क्या है? कंस्ट्रक्टर एक स्पेशल मेथड है। स्पेशल मेथड क्यों है? क्योंकि उसका नेम क्लास के नेम के सेम रहेगा। देन कंस्ट्रक्टर का कोई भी रिटर्न टाइप नहीं होता है, जैसे वॉइड या फिर एंड स्ट्रिंग, कोई भी रिटर्न टाइप नहीं होता। कंस्ट्रक्टर के अंदर हम लोग एक्सेस मॉडिफायर्स यूज कर सकते हैं, बट नॉन एक्सेस मॉडिफायर्स जैसे स्टैटिक, एब्स्ट्रैक्ट, ये वर्ड्स हम लोग यूज नहीं कर सकते। एंड देन लास्ट, कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा जैसे ही मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूं। तो ये है हमारे पास कंस्ट्रक्टर क्या होता है, और यहां पर कंस्ट्रक्टर का यूज क्या होता है? दैट इज कंस्ट्रक्टर्स आर यूज्ड टू इनिशियलाइज द ऑब्जेक्ट। कंस्ट्रक्टर के थ्रू हम लोग ऑब्जेक्ट्स को इनिशियलाइज करते हैं। कैसे करते हैं मैं अभी नेक्स्ट प्रोग्राम के अंदर एक्सप्लेन करने वाला हूं। एंड देन एक और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना, कंस्ट्रक्टर्स आर नॉट यूज्ड टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट। ये बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है। बहुत सारे स्टूडेंट ये समझते हैं कि कंस्ट्रक्टर जो है वो ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए यूज होता है, जो बिल्कुल गलत है। ध्यान रखना, कंस्ट्रक्टर जो है वो ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करवाने के लिए काम आता है, वो ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए काम नहीं आता। तो ये वाला पार्ट अब हम लोग डीपली समझते हैं। पहले ये चीज समझते हैं कि कंस्ट्रक्टर के बिना एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है। पहले आप लोग वो चीज समझो। देखो, ये हमारे पास एक क्लास आ गई और ये हमारे पास एक मेन मेथड क्रिएट हो गया। अब क्लास के अंदर मैंने यहाँ पर दो इंस्टेंस वेरिएबल्स क्रिएट किए हुए हैं और यहाँ पर मैंने दो ऑब्जेक्ट्स भी क्रिएट किए हुए हैं, std1 एंड std2 के नेम से। अब देखो क्या रहेगा, सबसे पहले student1 ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। तो मैं एक काम करता हूं, मैं यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देता हूं। तो ये देखो, ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट, कौन सा ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा? दैट इज std1। तो हमारे पास एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया और इंस्टेंस वेरिएबल्स जो हैं वो यहाँ पर मेमोरी एलोकेट कर लेंगे, क्योंकि इंस्टेंस वेरिएबल जो हैं वो बेसिकली ऑब्जेक्ट्स के लिए ही होते हैं। तो नेम एंड रोल नंबर जो है वो यहाँ पर आ जाएंगे, दैट इज नेम। एंड सेकंड हमारे पास क्या है? दैट इज रोल नंबर। तो हमारे पास जो इंस्टेंस वेरिएबल्स हैं वो यहाँ पर मेमोरी एलोकेट कर लेंगे। बट क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि इनकी वैल्यू क्या रहेगी। अब मैंने तो यहाँ पर कोई वैल्यू प्रोवाइड नहीं की हुई है, तो इनकी जो डिफॉल्ट वैल्यू रहेगी वही यहाँ पर इनिशियलाइज हो जाएगी। नेम क्या है? स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग की डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है? नल। रोल नंबर क्या है? इंटीजर, इसकी वैल्यू क्या होती है? दैट इज 0। डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है? दैट इज 0। तो नेम हमारे पास क्या हो जाएगा? दैट इज नल। एंड रोल नंबर हो जाएगा दैट इज 0। तो हमारे पास एक स्टूडेंट ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया जिसके अंदर नेम नल हो चुका है एंड रोल नंबर 0। अब मैं यहां पर क्या काम कर रहा हूं? एक और न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूं std2 के नेम से। तो यहां पर मैं एक और न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देता हूं और इसका नेम क्या है? दैट इज std2। तो यहां पर मैं लिख देता हूं std2। अब इसके अंदर भी हमारे पास जो इंस्टेंस वेरिएबल्स हैं वो मेमोरी एलोकेट करेंगे। तो नेम एंड रोल नंबर वो यहां पर भी आ जाएगा, दैट इज नेम एंड रोल नंबर, और इनकी भी डिफॉल्ट वैल्यू ही इनिशियलाइज हो जाएगी, दैट इज नल एंड 0। तो हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स यहां पर क्रिएट हो गए। दोनों ऑब्जेक्ट्स के अंदर हमारे पास नेम एंड रोल नंबर आ चुके हैं। अब आप यहां पर टेक्निकली एक चीज सोचो, हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं, दोनों ऑब्जेक्ट के रोल नंबर जो है वो 0 एंड 0 है। तो क्या ये चीज सही है? टेक्निकली देखें, टेक्निकली अगर आप देखोगे तो क्या दो स्टूडेंट के रोल नंबर 0 हो सकते हैं? नहीं है, पॉसिबल नहीं है। तो देखा जाए तो ये हमारे पास लॉजिक पार्ट गलत है। इस टाइप से अगर हम लोग करते हैं तो ये हमारे पास गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दो स्टूडेंट के रोल नंबर 0 नहीं हो सकते। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? मैं ये चाहता हूं कि यहां पर हमारे पास रोल नंबर और नेम जो है वो अलग अलग क्रिएट हो, वो अलग अलग क्रिएट हो। दो स्टूडेंट के रोल नंबर हमारे पास सेम ना हो, नेम सेम हो जाए वो चल जाएगा, बट दो स्टूडेंट के रोल नंबर जो है वो सेम नहीं होने चाहिए। अब ये प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे वो समझते हैं। देखो, मेरे पास वही सेम प्रोग्राम यहां पर भी है। अब उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए हमारे माइंड में कुछ सॉल्यूशंस आ सकते हैं, जो मैं आप लोगों को करके भी दिखाता हूं, जो नॉर्मल स्टूडेंट्स बताते हैं। क्या रहेगा? देखो, फर्स्ट स्टूडेंट कई बार बोल देते हैं कि सर मैं यहीं पर ही नेम की वैल्यू प्रोवाइड कर देता हूं, दैट इज दीपक, और रोल नंबर की वैल्यू मैं प्रोवाइड कर देता हूं, दैट इज 101। तो अगर हम लोग इस टाइप से लिखते हैं, क्या प्रॉब्लम हमारी रिजॉल्व होगी? नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि बात तो वही होगी है, जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, एक स्टूडेंट ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा, उसका नेम क्या हो जाएगा? दैट इज दीपक, एंड रोल नंबर क्या हो जाएगा? दैट इज 101। जैसे ही सेकंड ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, उसका भी नेम क्या हो जाएगा? दैट इज दीपक, एंड रोल नंबर क्या हो जाएगा? दैट इज 101। दैट मीन्स के ये वाला सॉल्यूशन सही नहीं है, ये सॉल्यूशन गलत है, तो मैं इसको रिमूव कर देता हूं।
अब सेकंड सॉल्यूशन जो माइंड में आता है वो ये आता है कि सर मैं यहाँ पर ऑब्जेक्ट के थ्रू इंस्टेंस वेरिएबल की वैल्यू सेट कर देता हूँ। तो जैसे फॉर एग्जांपल std1 है तो मैंने यहाँ पर क्या काम कर दिया है, डेट इज std1 डॉट नेम इक्वल्स टू दीपक, ये मैंने प्रोवाइड कर दिया एंड std1 डॉट रोल नंबर इक्वल्स टू 101। तो मैंने यहाँ पर स्टूडेंट 1 के लिए वैल्यूज इनिशियलाइज कर दी। सेम मैं स्टूडेंट 2 के लिए भी वैल्यूज इनिशियलाइज कर देता हूं, तो std2 डॉट नेम इक्वल्स टू अमित एंड std2 डॉट रोल नंबर इक्वल्स टू 102। तो मैंने यहाँ पर क्या काम कर दिया, दो स्टूडेंट के लिए अलग अलग नेम एंड रोल नंबर प्रोवाइड कर दिए। तो क्या रहेगा अब समझो, यहाँ पर जैसे ही वो मेन मेथड के अंदर आएगा फर्स्ट स्टेटमेंट वो एग्जीक्यूट करेगा, डेट इज स्टूडेंट std1 इक्वल्स टू न्यू स्टूडेंट। तो हमारे पास एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा। ओके, इसका नेम क्या रहेगा, डेट इज स्टूडेंट1। और जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ हमारे पास ये दोनों वेरिएबल्स, ये दोनों इंस्टेंस वेरिएबल्स मेमोरी एलोकेट कर लेंगे, नेम एंड रोल नंबर। अब नेम एंड रोल नंबर जो है वो इस टाइप से आएंगे, बट मैं वैल्यू तो बाद में जाकर इनिशियलाइज कर रहा हूं। देखो पहले मेरे पास ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ नेम एंड रोल नंबर वो यहां पर आ जाएंगे। अब नेम एंड रोल नंबर की अभी तक कोई वैल्यू सेट नहीं हुई है, वो तो बाद में जाकर वैल्यू सेट हुई है। तो यहां पर इनकी वैल्यू क्या हो जाएगी, डेट इज अगेन नल एंड जीरो। तो इस टाइप से स्टूडेंट1 ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा जिसकी वैल्यू नेम एंड रोल नंबर हो जाएगी, डेट इज नल एंड जीरो। अब सेकंड ऑब्जेक्ट भी हमारे पास क्रिएट होगा, तो यहां पर एक ऑब्जेक्ट और क्रिएट हो जाएगा, इसके अंदर भी नेम एंड रोल नंबर सेट हो जाएगा और नेम एंड रोल नंबर की वैल्यू क्या हो जाएगी, डेट इज नल एंड जीरो। और बाद में जाकर जब ये वाली स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी, डेट इज std1 डॉट नेम इक्वल्स टू दीपक, जब ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी फिर जाकर हमारे पास यहां पर नेम क्या आएगा, डेट इज दीपक एंड रोल नंबर हमारे पास क्या आ जाएगा, डेट इज 101। तो ये जो इनिशियलाइजेशन हुई है, ध्यान रखना ये जो इनिशियलाइजेशन हुई है ये बाद में हुई है। जैसे ही हमारे पास ऑब्जेक्ट बना नेम नल ही रहा, रोल नंबर जीरो ही रहा, यहां पर भी नेम नल ही रहा है और यहां पर रोल नंबर जीरो ही रहा है। दैट मींस के ये वाली स्टेटमेंट जब एग्जीक्यूट होंगी, बाद में जब एग्जीक्यूट होंगी तब जाकर हमारे पास यहां पर नेम एंड रोल नंबर जो है वो अलग अलग होंगे। यहां पर नेम अमित हो जाएगा और यहां पर हो जाएगा 102। तो ये बाद में हो रही है, ये चीजें बाद में वैल्यू चेंज हो रही है जब हमारे पास ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। बट हमारी प्रॉब्लम थोड़ी सॉल्व हुई है। हमारी प्रॉब्लम तो ये थी कि जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ उसी टाइम हमारे पास रोल नंबर जो 0 एंड 0 आ रहा था वो रोल नंबर नहीं आना चाहिए, क्योंकि ऑब्जेक्ट क्रिएट होते ही उसका रोल नंबर डिफरेंट होना चाहिए। तो हमारे माइंड में ये सॉल्यूशन आ सकता है, बट ये अच्छी प्रोग्रामिंग नहीं है, क्योंकि मैं ये चाहता हूं कि जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट हो उसी टाइम ये वाली वैल्यूज इनिशियलाइज होनी चाहिए। तो ये वाला सॉल्यूशन अच्छा नहीं है। एक चीज और, ये वाला सॉल्यूशन वैसे भी अच्छा नहीं है क्योंकि एक ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने के लिए हमें 2 लाइंस का कोड लिखना पड़ा, दूसरे ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने के लिए अगेन 2 लाइंस का कोड लिखना पड़ा। तो अगर हमारे पास 1000 ऑब्जेक्ट्स हैं तो 1000 ऑब्जेक्ट्स के लिए हमें 2000 लाइन का कोड एक्स्ट्रा लिखना पड़ेगा, जो अच्छी चीज नहीं है। तो ये वाला सॉल्यूशन सही नहीं है। अब हम लोग आ जाते हैं सेकंड पार्ट पर। एक और सॉल्यूशन जो नॉर्मली माइंड में आ सकता है वो ये है कि सर मैं यहां पर एक मेथड क्रिएट कर देता हूं। तो यहां पर देखो मैंने यहां पर एक मेथड क्रिएट कर दिया void set values के नेम से, जिसके अंदर मैं 2 वेरिएबल्स क्रिएट कर देता हूं, डेट इज स्ट्रिंग s एंड int i। तो मैंने यहां पर 2 वेरिएबल्स क्रिएट कर दिए या फिर 2 पैरामीटर्स मैंने प्रोवाइड कर दिए और मैं यहां पर इनकी वैल्यू इनिशियलाइज कर दूंगा। तो मैं यहां पर लिख दूंगा डेट इज नेम इक्वल्स टू s एंड सेकंड आ जाएगा रोल नंबर इक्वल्स टू i। तो हमने यहां पर वैल्यूज को इनिशियलाइज कर दिया और मैं यहां पर जैसे ही ऑब्जेक्ट के थ्रू मेथड को कॉल करूंगा तो मैं यहां पर वैल्यूज प्रोवाइड कर दूंगा। तो std1 डॉट मेथड का नेम क्या है, डेट इज सेट वैल्यूज, जिसके अंदर मुझे स्ट्रिंग s एंड int i प्रोवाइड करना है और ये बेसिकली नेम रहेगा और ये रोल नंबर रहेगा। तो यहां पर मैं प्रोवाइड कर देता हूं दीपक एंड रोल नंबर 101। तो हमारे पास मेथड जो है वो कॉल हो चुका है। एंड सिमिलरली स्टूडेंट 2 के लिए भी मैं कर देता हूं, तो std2 डॉट सेट वैल्यूज
नेम आ जाएगा अमित एंड रोल नंबर 102। तो मैंने ऑब्जेक्ट के थ्रू मेथड्स को कॉल कर दिया और वहां पर मैंने वैल्यूज प्रोवाइड कर दी। अब होगा क्या, जैसे ही मेथड कॉल होगा स्टूडेंट 1 ऑब्जेक्ट के थ्रू, ये दोनों वैल्यूज हमारे पास स्ट्रिंग s एंड इंट i के अंदर स्टोर हो जाएगी। यहां से फिर ये वाली वैल्यूज नेम एंड रोल नंबर के अंदर सेट हो जाएगी। तो जैसे ही हमारे पास ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा और मेथड कॉल होगा तब जाकर हमारे पास वैल्यूज इनिशियलाइज होगी। बट यहां पर भी सेम प्रॉब्लम आ रही है। प्रॉब्लम क्या है कि यार जैसे ही मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूं उस टाइम पर तो हमारे पास नेम एंड रोल नंबर की वैल्यू 0 एंड नल ही आ रही है। प्रॉब्लम वही है, जैसे ही मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूं अभी भी हमारे पास ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। यहां पर देखो हमारे पास एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा और ये ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है, उसी टाइम पर नेम एंड रोल नंबर यहां पर वैल्यू इनिशियलाइज कर देगा। दैट इज नेम इक्वल्स टू नल एंड रोल नंबर इक्वल्स टू 0। और बाद में जाकर जब ये वाला मेथड एग्जीक्यूट होगा तो हमारे पास यहाँ पर नेम की वैल्यू क्या हो जाएगी, डेट इज दीपक एंड रोल नंबर क्या हो जाएगा, डेट इज 101। तो ये बाद में जाकर वैल्यूज को चेंज कर रहा है। बट जैसे ही ऑब्जेक्ट हमारे पास क्रिएट हुआ था उस टाइम पर तो हमारे पास वैल्यू नल एंड 0 ही थी। जैसे ही मैं सेकंड ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा उसकी वैल्यू भी बाय डिफॉल्ट नल एंड 0 ही रहेगी। तो देखा जाए तो ये इससे भी हमारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है। तो हम लोगों ने दो सॉल्यूशंस ट्राई कर लिए। एक हो गया है कि हम लोग ऑब्जेक्ट के थ्रू इंस्टेंस वेरिएबल के वैल्यूज इनिशियलाइज कर देते हैं, बट इससे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है। सेकंड एक वे हमारे पास आ जाता है कि हम लोग एक मेथड क्रिएट कर देते हैं, उसके थ्रू वैल्यूज को इनिशियलाइज कर देते हैं, बट अगेन प्रॉब्लम हमारी रिजॉल्व नहीं होती है। तो ये वाली प्रॉब्लम रिजॉल्व कौन करेगा, ये प्रॉब्लम रिजॉल्व करेगा कंस्ट्रक्टर। अब कंस्ट्रक्टर यहां पर कैसे इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सकता है वो समझते हैं। मैं इन दोनों को एक बार रिमूव कर देता हूं। तो सबसे पहले मैं यहां पर एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर देता हूं। यहां पर मैं एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर देता हूं। तो कंस्ट्रक्टर का जो नेम रहेगा वो क्लास के नेम के सेम रहेगा और रिटर्न टाइप नहीं रहेगा। तो मैं यहां पर एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर देता हूं, दैट इज पब्लिक स्टूडेंट। और यहां पर मैं दो वैल्यूज प्रोवाइड कर देता हूं, दो वैल्यूज एज ए पैरामीटर प्रोवाइड कर देता हूं, दैट इज स्ट्रिंग नेम या फिर स्ट्रिंग एन एंड इंट रोल नंबर rn मैं प्रोवाइड कर देता हूं। ये हमारे पास एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट हो जाएगा और अब मैं इनकी वैल्यूज को इनिशियलाइज कर देता हूं इंस्टेंस वेरिएबल के अंदर। तो मैं यहां पर प्रोवाइड कर देता हूं नेम इक्वल्स टू n एंड रोल नंबर इक्वल्स टू rn। तो हमने सिंपली यहां पर एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर दिया। अब जैसे ही मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा, यहां पर देखो जैसे ही मैं स्टूडेंट क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूं, दैट इज स्टूडेंट std1 इक्वल्स टू न्यू स्टूडेंट। तो जैसे ही मैं यहां पर कंस्ट्रक्टर को कॉल करूंगा ये इसको कॉल करना स्टार्ट कर देगा। और यहां पर मैंने इसको बोला हुआ है कि जैसे ही आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो उसी टाइम आपको नेम एंड रोल नंबर प्रोवाइड करना जरूरी है। तो मुझे यहां पर नेम एंड रोल नंबर प्रोवाइड करना जरूरी है। अगर मैं इसको एम्प्टी छोड़ देता हूं कुछ इस टाइप से तो ये एरर प्रोवाइड करना स्टार्ट कर देगा। तो हम लोग इस टाइप से नहीं कर सकते, हम लोगों को यहां पर नेम एंड रोल नंबर प्रोवाइड करना जरूरी है। तो मैं यहां पर प्रोवाइड कर दूंगा दीपक एंड रोल नंबर आ जाएगा 101। देन सेकंड ऑब्जेक्ट जब मैं क्रिएट करता हूं तो ये देखो स्टूडेंट std2 इक्वल्स टू न्यू स्टूडेंट और मैं यहां पर अगेन वैल्यूज प्रोवाइड करूंगा। तो नेम प्रोवाइड कर दिया अमित एंड रोल नंबर हमारे पास आ जाएगा 102। तो इससे अब हमारी प्रॉब्लम कैसे रिजॉल्व हुई है वो चीज समझते हैं। देखो सबसे पहले यहां पर क्या रहेगा, मेन मेथड के अंदर आएगा वो स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट, स्टूडेंट ऑब्जेक्ट दैट इज std1 क्रिएट कर देगा। तो यहां पर मैं लिख देता हूं दैट इज std1। ये हमारे पास एक स्टूडेंट है std1 के नेम से जिसके अंदर मैंने प्रोवाइड कर दिया दीपक एंड 101। तो अभी ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है और ये दोनों वैल्यूज, दीपक वैल्यू मेरी इसके अंदर चली जाएगी एंड 101 वैल्यू जो है वो rn के अंदर स्टोर हो जाएगी। अब यहां से ये दोनों वैल्यूज कहां पर चली जाएंगी, ये देखो जी नेम के अंदर हमारे पास दीपक चली जाएगी वैल्यू एंड रोल नंबर जो है वो हमारे पास इसके अंदर सेट हो जाएगा। तो देखा जाए तो हमारे पास नेम एंड रोल नंबर की वैल्यू जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट होता जा रहा है, नेम एंड रोल नंबर की वैल्यू क्या होगी, दीपक एंड 101। तो यहां पर हमारे पास नेम हो जाएगा दीपक एंड रोल नंबर क्या हो जाएगा 101। तो ऑब्जेक्ट क्रिएशन के टाइम पर ही हमारे पास वैल्यूज इनिशियलाइज हो चुकी है। अब आ जाओ सेकंड स्टेप पर। जैसे ही हमारे पास एक स्टूडेंट 2 ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, समझो स्टूडेंट 2, ये मेरे पास एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया, इसका नेम क्या है, दैट इज स्टूडेंट 2। अब इस स्टूडेंट ऑब्जेक्ट
ऑब्जेक्ट के अंदर भी हमारे पास वैल्यू क्या है, डेट इज अमित एंड 102। तो ये जो वैल्यू है अमित, ये एन के अंदर जाएगी और यहां से ये नेम के अंदर सेट हो जाएगा। तो ऑब्जेक्ट क्रिएशन के टाइम पर ही हमारे पास नेम की वैल्यू क्या हो जाएगी, अमित, एंड देन 102 जो है वो आरएन के अंदर सेट होगा, आरएन जो है वो रोल नंबर के अंदर सेट हो जाएगा। तो रोल नंबर की वैल्यू क्या हो जाएगी, डेट इज 102। तो यहां पर नेम मेरे पास क्या आ गया है, डेट इज अमित एंड रोल नंबर इक्वल्स टू 102। तो जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा उसके अंदर नेम एंड रोल नंबर हमेशा अलग ही रहेंगे। तो अगर हमारे पास स्टूडेंट ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है तो दो स्टूडेंट के रोल नंबर हमारे पास कभी भी सेम नहीं रहेंगे और हमारी प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगी। देख रहे हो कंस्ट्रक्टर के थ्रू हमारी प्रॉब्लम कितनी इजीली रिमूव होगी। सेकंड थिंग, कंस्ट्रक्टर के लिए सिर्फ मुझे एक कंस्ट्रक्टर बनाना पड़ा और हर बार वैल्यूज यहां पर प्रोवाइड करनी पड़ी, तो मुझे कुछ एक्स्ट्रा कोड भी लिखने की नीड नहीं है। देख लो, कोई एक्स्ट्रा कोड लिखने की नीड नहीं है। ऑब्जेक्ट हमारा इनिशियलाइज हो गया। तो ये स्टेटमेंट मैं बार बार बोलता हुआ आ रहा हूं, कंस्ट्रक्टर आर यूज्ड टू इनिशियलाइज द ऑब्जेक्ट्स। तो कंस्ट्रक्टर जो है वो बेसिकली ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करवाने के लिए काम आ रहे। तो हम लोग यहां पर पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर के थ्रू ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज कर रहे हैं। तो ये होता है कंस्ट्रक्टर आर यूज्ड टू इनिशियलाइज द ऑब्जेक्ट्स। जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा कंस्ट्रक्टर जो है वो उस ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज कर देगा। तो हमारी प्रॉब्लम यहां पर रिजॉल्व हो चुकी है। सो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हमारे पास जो प्रॉब्लम यहां पर रिजॉल्व नहीं हो रही थी वो हमारे पास कंस्ट्रक्टर के थ्रू रिजॉल्व हो चुकी है। ओके, सो आई होप अब आप लोगों को पता चल गया होगा कि कंस्ट्रक्टर क्या होते हैं, किस टाइप से वो ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करते हैं और जो प्रॉब्लम थी हमारी वो हम लोग किस टाइप से सॉल्व कर सकते हैं, कंस्ट्रक्टर उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करता है। आई होप ये सब कुछ समझ में आ गया होगा आप लोगों को। ये मैं अभी प्रैक्टिकली एक्सप्लेन करने वाला हूं। सबसे पहले हम लोग एक और पार्ट यहां पर कर लेते हैं, दैट इज टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर्स। तो हमारे पास बेसिकली यहां पर तीन टाइप के कंस्ट्रक्टर आते हैं, दैट इज डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर जो जावा कंपाइलर खुद से क्रिएट करता है, नो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर जो प्रोग्रामर क्रिएट करता है, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर जो अगेन प्रोग्रामर क्रिएट करता है। अब पहले मैं एक छोटा सा इंट्रोडक्शन प्रोवाइड कर देता हूं, फिर हम लोग ये सारी चीजें प्रैक्टिकली समझेंगे। फर्स्ट वन इज डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर जो जावा कंपाइलर खुद से क्रिएट करता है। कैसे क्रिएट करता है वो चीज समझो। देखो, मैं यहां पर एक क्लास क्रिएट कर देता हूं टेस्ट के नेम से और इसके अंदर मैं एक वेरिएबल क्रिएट कर देता हूं दैट इज नंबर। अब मैं यहां पर एक मेन मेथड भी क्रिएट कर देता हूं दैट इज पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट्स और मैं टेस्ट क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूं। तो टेस्ट टी इक्वल्स टू या फिर टेस्ट ओबीजे इक्वल्स टू न्यू टेस्ट। तो मैंने यहां पर ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया और कोई अगर एक्स्ट्रा कोड है तो वो मैंने यहां पर प्रोवाइड कर दिया। सो हमारे पास ये आ गई है क्लास और ये हमारे पास आ गया मेन मेथड। अब यहां पर समझो, जैसे ही मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूं, ये देखो, जैसे ही मैंने यहां पर टेस्ट क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया तो हमारे पास जो नंबर है वो यहां पर इनिशियलाइज हो जाएगा। तो नंबर की डिफॉल्ट वैल्यू क्या रहेगी, दैट इज 0। तो नंबर जो है वो यहां पर 0 हो जाएगा, मतलब ऑब्जेक्ट जो है वो हमारा इनिशियलाइज हो जाएगा। बट यहां पर एक चीज समझो, मैंने कंस्ट्रक्टर तो कहीं पर क्रिएट किया नहीं है। अब कंस्ट्रक्टर क्रिएट नहीं किया तो ये ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज कैसे हो रहा है? इस ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज कर कौन रहा है? दैट इज डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। दैट मींस के जावा कंपाइलर जो है वो यहां पर एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर देगा। वो यहां पर एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर देगा और वो कंस्ट्रक्टर एक्चुअल में वैल्यू इस ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करेगा, वैल्यू यहां पर इनिशियलाइज कर देगा। तो ध्यान रखना, अगर हम लोग कंस्ट्रक्टर कभी भी क्रिएट नहीं करते, मैं यहां पर एक बार रिमूव कर देता हूं, तो कभी भी अगर हम लोग कंस्ट्रक्टर क्रिएट नहीं करते तो जावा कंपाइलर खुद से ही एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर देता है। उस टाइप के कंस्ट्रक्टर को हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। बट डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर तभी क्रिएट होगा जब यहां पर कोई भी कंस्ट्रक्टर नहीं है। अगर प्रोग्रामर खुद से कोई दूसरा कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर देता है तो जावा कंपाइलर कभी भी कंस्ट्रक्टर क्रिएट नहीं करेगा। बट अगर प्रोग्रामर ने भी क्रिएट नहीं किया किसी भी टाइप का कंस्ट्रक्टर
कंस्ट्रक्टर और आप यहाँ पर ऑब्जेक्ट बना रहे हो तो जावा कंपाइलर फिर एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर देता है। तो ये वाला पार्ट मैं आपको प्रैक्टिकली अभी करके भी दिखाऊंगा और प्रूफ भी करके दिखाऊंगा कि हाँ यहाँ पर एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्रिएट होता है। सो ये था हमारे पास डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर जो जावा कंपाइलर खुद से ही क्रिएट करता है। और ये हमारे पास है नो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर एंड पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। नो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर हम लोग किसको बोलते हैं, जो मैं कुछ इस टाइप से बना देता हूं, दैट इज डायरेक्टली मैं लिख देता हूं टेस्ट। तो ये हमारे पास आ जाएगा नो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर मींस के मैं यहां पर कोई भी पैरामीटर प्रोवाइड नहीं कर रहा, बट अगर मैं पैरामीटर प्रोवाइड कर देता हूं, जैसे टेस्ट के अंदर मैंने कुछ भी पैरामीटर प्रोवाइड कर दिया, जैसे मैंने यहां पर पैरामीटर्स प्रोवाइड किए थे, तो ये हमारे पास किस टाइप का कंस्ट्रक्टर है, दैट इज पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। सो ये तीन टाइप्स के हमारे पास कंस्ट्रक्टर होते हैं। मैं एक बार कंस्ट्रक्टर्स आप लोगों को प्रैक्टिकली कुछ प्रोग्राम्स करके दिखा देता हूं। ओके, तो देखो, सो मैं यहाँ इंटेलिजेंट आइडिया ओपन कर लेता हूँ और एक न्यू प्रोग्राम क्रिएट कर देता हूँ दैट इज टेस्ट के नेम से। अब मैं यहाँ पर एक इंस्टेंस वेरिएबल क्रिएट कर देता हूँ दैट इज इंट नंबर, और यहाँ मैं सिंपल टेस्ट क्लास का एक ऑब्जेक्ट भी क्रिएट कर देता हूँ दैट इज टेस्ट ओबीजे इक्वल्स टू न्यू टेस्ट। तो ये जो ऑब्जेक्ट है इसके अंदर क्या रहेगा, ये वाला नंबर जो इंस्टेंस वेरिएबल है वो डिफॉल्ट वैल्यू से इनिशियलाइज हो जाएगा दैट इज 0, बट 0 मैंने कहीं पर भी प्रोवाइड नहीं किया। तो एक बार आप यहां पर प्रिंट करके देख सकते हो दैट इज ओबीजे डॉट नंबर। मैं प्रिंट करके देखता हूं, रन करके देखता हूं, यह आउटपुट क्या प्रोवाइड करता है। तो ये देखो, यह आउटपुट क्या प्रोवाइड करेगा, दैट इज 0। तो नंबर की डिफॉल्ट वैल्यू क्या है, दैट इज 0, और ये नंबर किसके अंदर इनिशियलाइज हुआ है, ऑब्जेक्ट के अंदर। तो ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने का काम किसका है, कंस्ट्रक्टर का, बट कंस्ट्रक्टर तो मैंने बनाया ही नहीं है। तो जावा कंपाइलर यहां पर ऑटोमेटिकली एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर देगा। हमने अभी भी कंस्ट्रक्टर यहां पर नहीं बनाया, बट ध्यान रखना जावा कंपाइलर ने यहां पर एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर दिया है जिसको हम लोग बोल रहे हैं दैट इज डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। अब क्या प्रूफ है कि उसने बनाया है, प्रूफ के लिए हम लोग एक काम करते हैं, मैं एक काम करता हूं, मैं यहां पर नोटपैड ओपन कर लेता हूं और यहां मैं मेरे प्रोग्राम को कॉपी पेस्ट कर देता हूं और मैं इसको सेव कर देता हूं दैट इज सेव एज। डेस्कटॉप पर हम इसको सेव कर देते हैं न्यू फोल्डर बनाकर दैट इज जावा प्रोग्राम्स के नेम से, और यहां मैं प्रोवाइड कर देता हूं दैट इज टेस्ट डॉट जावा। तो हमने यहां पर सिंपल हमारे जावा प्रोग्राम को सेव कर दिया है, बट ये यहां पर विजिबल नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, कहां डिस्प्ले कर रहा है, ये देखो ये यहां पर आ चुका है, तो हम इसको यहां पर प्रोवाइड कर देते हैं। सो हमारे पास ये सिंपल एक जावा क्लास क्रिएट हो चुकी है। अब हम इसे क्या करेंगे, कंपाइल करेंगे। ओके, सो कंपाइल करने के लिए हम लोग क्या चीज प्रोवाइड करते हैं, दैट इज जावा सी स्पेस टेस्ट डॉट जावा। ये हमारे पास कंपाइलेशन का कोड है या फिर कमांड है। सो हमारे पास एक डॉट क्लास फाइल क्रिएट हो जाएगी और जब हम इसे रन करेंगे तो हमारे पास आउटपुट क्या आ रही है, दैट इज 0। बट मुझे ये प्रूफ करना है कि क्या जावा कंपाइलर ने डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया है या नहीं किया। तो उसके लिए हम सिंपली यहां पर कमांड प्रोवाइड कर देते हैं जावा पी स्पेस, मैं एंटर करता हूं तो ये देखो उसने यहां पर टेस्ट क्लास की प्रॉपर्टीज डिस्प्ले कर दी। ये देखो, अब जब मैं यहां पर प्रॉपर्टीज चेक कर रहा हूं तो मेरे पास एक क्लास है, मेरे पास एक नंबर है, बट वो यहां पर दिखा रहा है दैट इज पब्लिक टेस्ट। वो यहां पर दिखा रहा है कि कंस्ट्रक्टर भी है। अब ये कंस्ट्रक्टर तो मैंने बनाया ही नहीं है, ये देखो कंस्ट्रक्टर तो मैंने बनाया ही नहीं है, फिर ये कैसे डिस्प्ले कर रहा है, ये कैसे यहां पर कंस्ट्रक्टर डिस्प्ले कर रहा है, क्योंकि यहां पर जावा कंपाइलर ने खुद से ही एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर दिया। पॉइंट क्लियर है चीज। तो ये प्रूफ है कि हाँ इंटरनली जावा कंपाइलर एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर देता है और उसके बाद हमारे पास यहाँ पर मेन मेथड आ जाता है। क्लियर है पॉइंट। तो मैंने आप लोगों को प्रूफ भी करके दिखा दिया है कि अगर आप यहाँ पर कोई भी कंस्ट्रक्टर क्रिएट नहीं करते हो तो उस केस में जावा कंपाइलर ऑटोमेटिकली कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर देगा जब भी आप एक न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो। तो इस टाइप के कंस्ट्रक्टर को हम क्या बोलते हैं, दैट इज डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। अब हम आ जाते हैं हमारे सेकंड टाइप के कंस्ट्रक्टर पर, दैट इज नो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर। तो मैं यहां पर एक काम करता हूं, test2 के नेम से मैं एक और जावा क्लास क्रिएट कर देता हूं। अब मैं यहां पर एक मेन मेथड क्रिएट कर देता हूं और यहां पर मैं एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर देता हूं दैट इज पब्लिक test2 के नेम से। सो मैंने यहां पर कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर दिया और सिंपली मैं यहां पर लिख देता हूं दैट इज test2 कंस्ट्रक्टर।
कंस्ट्रक्टर इन्वोक्ड। और जैसे ही अब मैं यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ, ये देखो test2 का जैसे ही मैंने यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, तो जैसे ही मैंने यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्रिएट किया हमारा ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा और हमारे पास आउटपुट आ जाएगी। तो आप यहाँ पर रन करके देख सकते हो, हमारे पास आउटपुट आ जाएगी दैट इज test2 कंस्ट्रक्टर इन्वोक्ड। बट यहाँ पर हमारे पास ये वाला रेफरेंस कहीं पर भी यूज नहीं हो रहा। तो अगर आपको लगता है कि ये वाला रेफरेंस हमारा कहीं पर भी यूज नहीं होगा, तो मैं सिंपली यहाँ पर एक और टाइप से कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर सकता हूँ दैट इज न्यू test2, मतलब मैं कॉल कर सकता हूँ, मैं इस टाइप से भी कंस्ट्रक्टर को कॉल कर सकता हूँ। तो अगेन आप रन करके देखो, हमारे पास आउटपुट आ जाएगी test2 कंस्ट्रक्टर इन्वोक्ड। तो ये जो कंस्ट्रक्टर है किस टाइप का कंस्ट्रक्टर है, दैट इज नो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर, बिकॉज हम लोग यहाँ पर किसी भी टाइप का आर्ग्यूमेंट प्रोवाइड नहीं कर रहे। ठीक है। और थर्ड हमारे पास किस टाइप का कंस्ट्रक्टर आ जाता है, मैं यहाँ पर test3 के नेम से प्रोवाइड कर देता हूँ प्रोग्राम कॉपी पेस्ट करके। और यहाँ पर मैं अगर कोई भी नंबर प्रोवाइड कर देता हूँ, जैसे इंट नंबर मैंने प्रोवाइड कर दिया, तो जब भी हम यहाँ पर कंस्ट्रक्टर को कॉल करेंगे तो मुझे यहाँ पर कुछ भी वैल्यू प्रोवाइड करना जरूरी है। और आप यहाँ पर चाहो तो आप यहाँ पर चाहो तो नंबर को भी प्रिंट करवा सकते हो। सो इस टाइप से मैंने यहाँ पर नंबर को सिंपली प्रिंट कर दिया। test3 है हमारे पास, तो यहाँ पर भी test3 ही होना चाहिए और यहाँ पर भी मैं प्रोवाइड कर देता हूँ दैट इज test3। सो रन करके देखो, हमारे पास ये देखो नंबर की वैल्यू क्या आ जाएगी, दैट इज 100। अगर मैं यहाँ पर इस टाइप से नहीं, मैं इस टाइप से कॉल करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर जैसे नंबर प्रोवाइड कर सकता हूँ 55। तो ये हमारे पास कंस्ट्रक्टर किस टाइप का है, दैट इज पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। तो नंबर जो है वो 55 हो जाएगा, बिकॉज 55 नंबर जो है वो इसके अंदर जाएगा नंबर के अंदर और वही नंबर ये प्रिंट कर देगा। सो ये थे हमारे पास 3 टाइप्स के कंस्ट्रक्टर, दैट इज डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर जो जावा कंपाइलर खुद से क्रिएट करेगा, या फिर हमारे पास आता है दैट इज नो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर, या फिर थर्ड कंस्ट्रक्टर आता है दैट इज पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। अब मैं यहाँ पर एक स्टूडेंट वाला प्रोग्राम भी आप लोगों को क्रिएट करके दिखा देता हूँ। तो ये देखो स्टूडेंट मैंने सिंपल एक जावा क्लास क्रिएट कर दी है और यहाँ पर एक मेन मेथड क्रिएट कर दिया। देन यहाँ पर मैं कुछ इंस्टेंस वेरिएबल ले लेता हूँ दैट इज इंट रोल नंबर, और यहाँ पर मैंने प्रोवाइड कर दिया है दैट इज स्ट्रिंग नेम, या फिर आप पहले स्ट्रिंग नेम प्रोवाइड कर दो और फिर इंटीजर रोल नंबर भी आप प्रोवाइड कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है। और जैसे ही मैं यहाँ पर स्टूडेंट क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूं, ये देखो स्टूडेंट, एंड मैं यहां पर system.out.println करके student1.name को मैं प्रिंट करवा सकता हूं, और उसके बाद मैं यहां पर रोल नंबर भी प्रिंट करवा सकता हूं std1.name। तो मैंने यहां पर एक स्टूडेंट ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया और नेम एंड रोल नंबर जो है वो मैंने यहां पर गेट कर दिया। देन मैं यहां पर सेकंड ऑब्जेक्ट भी क्रिएट कर देता हूं दैट इज student2 इक्वल्स टू न्यू स्टूडेंट, और यहां पर मैंने अगेन प्रिंट कर दिया है दैट इज std2.name प्लस फिर से मैं यहां पर स्टूडेंट का रोल नंबर भी प्रिंट कर देता हूं। तो अगर आप यहां पर चेक करते हो हमारे पास दोनों के नेम एंड रोल नंबर जो है वो 0 एंड नल ही आ रहे हैं। तो मैं ये चाहता हूं कि जैसे ही हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं उसी टाइम ये इनिशियलाइज हो जाए। तो उसके लिए हम क्या काम करेंगे, हम सिंपली यहां पर एक स्टूडेंट कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर देंगे। इसके अंदर मैं यहां पर प्रोवाइड कर सकता हूं दैट इज इंट rn स्ट्रिंग नेम, या फिर n आप प्रोवाइड कर दो, जो मर्जी आप प्रोवाइड कर सकते हो। एंड यहां पर मैं कर देता हूं दैट इज रोल नंबर इक्वल्स टू rn एंड नेम इक्वल्स टू n, दैट्स इट। अब जब भी हम कंस्ट्रक्टर को कॉल करेंगे तो हमें यहां पर आर्ग्यूमेंट्स प्रोवाइड करना जरूरी होगा। तो यहां पर मैं रोल नंबर प्रोवाइड कर देता हूं और साथ के साथ मैं नेम भी प्रोवाइड कर देता हूं। अगेन मैं यहां पर रोल नंबर प्रोवाइड कर देता हूं और मैं यहां पर नेम भी प्रोवाइड कर देता हूं। तो जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा वो ऑब्जेक्ट हमारा इनिशियलाइज हो जाएगा। इनिशियलाइज कौन करेगा, दैट इज पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। और फिर अगर मैं यहां पर नेम एंड रोल नंबर प्रिंट करता हूं तो वो प्रॉपर्ली प्रिंट कर देगा। हमारे सारे के सारे ऑब्जेक्ट अलग तरीके से ही इनिशियलाइज हो जाएंगे। ये देखो दैट मीन्स के दोनों स्टूडेंट का रोल नंबर जो है वो डिफरेंट है। अब हमारा प्रोग्राम बिल्कुल ठीक है।
सो ये था हमारे पास कंस्ट्रक्टर का कॉन्सेप्ट। इसके नोट्स मैंने मेरी वेबसाइट पर प्रोवाइड कर दिए हैं, आप लोग नोट्स एंड प्रोग्राम्स यहां से एक्सेस कर सकते हो। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। अगर आप लोगों को कंस्ट्रक्टर से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हो, और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना और अपनी फीडबैक भी जरूर प्रोवाइड करना। ओके, थैंक यू।